तो आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी श्वसन अंग। देखो, बहुत सारे फाइलम है। हमारे सिलेबस में 11 फाइलम है। ठीक है, जिसमें पहले का नाम है पोरीफेरा, दूसरे का नाम है सीलेंट्रेटा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फिर टीनोफोरा, फिर एस्केलमेंथीज। नाम सुना है? एस्केलमेंथीज। एस्केलमेंथीज के बाद एनिलीडा, फिर उसके बाद आर्थ्रोपोडा, फिर उसके बाद मोलस्का, मोलस्का के बाद आता है आपका इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के बाद आता है हेमिकॉर्डेटा, और हेमिकॉर्डेटा के बाद हमारा फाइलम आता है कॉर्डेटा। तो टोटल कितने फाइलम हो गए? 11। टोटल कितने फाइलम हो गए? 11। 10 हुए। कोई एक छूट रहा होगा। 1 2 3, प्लेटी एलमेंथी छूट गया। प्लेटी एलमेंथी छूट गया है। टोटल हो गए अब 11। इस 11 फाइलम में से पहली बार रेस्पिरेटरी सिस्टम किसमें बना? पहली बार रेस्पिरेटरी सिस्टम किसमें बना? इसमें, आर्थ्रोपोडा में। पहली बार रेस्पिरेटरी सिस्टम किसमें बना? आर्थ्रोपोडा में। या फर्स्ट टाइम रेस्पिरेटरी ऑर्गन बने, यहां फर्स्ट टाइम रेस्पिरेटरी ऑर्गन बने। पहली बार रेस्पिरेटरी ऑर्गन यहां बना। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इसके पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं थे, सब में रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं थे। इसके बाद में सभी में रेस्पिरेटरी ऑर्गन बन चुके हैं। बोलिए, कोई डाउट है? तो बताइए, यहां से क्वेश्चन आएगा कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन पहली बार किस फाइलम में बना? आर्थ्रोपोडा। अच्छा, और उस एक बार कोई चीज बन जाती है तो आगे सभी फाइलम में वो होगी, पहले के फाइलम में नहीं होगी। बताइए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन एब्सेंट इन पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केलमेंथीज और एनिलीडा। तो इनमें क्या रेस्पिरेशन नहीं होता था? होता था, होता था, पर इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं थे, जुगाड़ से होता था। अगर आपके पास कार ना हो तो जुगाड़ होता है। क्या भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब प्लीज कहाँ जा रहे हैं? तो बोल रहे हैं भाई साहब वहां गोविंद नगर जा रहे हैं। अच्छा ऐसा है, सीटीआई तक हमको भी लिफ्ट दे देना। बैठ लिए, जुगाड़ हो गया। बोलो सही है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? तो जुगाड़ से काम चल जाता है। सही है कि नहीं? तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केलमेंथीज, एनिलीडा, इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन ही नहीं थे। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि ये सांस नहीं लेते थे, इसका तात्पर्य ये है कि ये सांस लेते थे, पर इनमें कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो ये जुगाड़ से सांस लेते थे। एक बात समझ में आई? पहली बार कहां पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन डेवलप हुआ? आर्थ्रोपोडा में डेवलप हुआ। तो ये सिस्टमैटिकली सांस लेने लगे, हमारी तरह सिस्टमैटिकली सांस लेने लगे। राइट, तो सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। रेस्पिरेटरी ऑर्गन एब्सेंट इन पोरीफेरा टू, पोरीफेरा टू देख के बताइए कहां से कहां तक? एनिलीडा, पोरीफेरा टू एनिलीडा। तो क्या ये सांस नहीं लेते थे? लेते थे, ये भी सांस लेते थे, लेकिन ये कैसे करते थे? इनकी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज हो जाता था, O2 अंदर, CO2 बाहर। मतलब ये रेस्पिरेशन करते थे, रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग करते थे बाय जनरल बॉडी सरफेस थ्रू गैसियस एक्सचेंज। इनमें जो ब्रीदिंग होती थी वो कैसे होती थी? इनमें ब्रीदिंग होती थी जनरल बॉडी सरफेस के, जनरल बॉडी सरफेस पर गैसेस का एक्सचेंज होने के कारण
तो इनमें ब्रीदिंग कैसे होती थी? जनरल बॉडी सरफेस, ये देखो ये बॉडी का सरफेस है, ये बॉडी है और ये बॉडी का सरफेस है, यहीं पर देखो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, यानी जनरल बॉडी सरफेस पर गैसेस का एक्सचेंज होने के कारण इनमें रेस्पिरेशन होता था। जनरल बॉडी सरफेस पर, जनरल बॉडी सरफेस पर गैसेस का एक्सचेंज होने के कारण रेस्पिरेशन होता था। इनमें कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते थे। नोट करिए। तो जनरल बॉडी सरफेस पर गैसेस का एक्सचेंज होने के कारण रेस्पिरेशन होता था। अच्छा कोई पूछे यहाँ कौन सी प्रोसेस काम करती थी, यहाँ पे प्रोसेस कौन सी काम करती थी, तो आप बताओगे O2 इन्वायरमेंट में ज्यादा था, O2 इन्वायरमेंट में ज्यादा था तो O2 इंटर कर जाता था, CO2 बॉडी में जाता था, CO2 बाहर निकल जाता था। यानी इस विधि को बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे? सिंपल डिफ्यूजन। प्रोसेस का नाम है सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, अगर कोई पूछे प्रोसेस कौन सी काम कर रही है तो आप बताना सिंपल डिफ्यूजन वाया सिंपल डिफ्यूजन सामान्य विसरण। कौन सी प्रोसेस काम कर रही है? सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन। तो आपने देखा कि हमारे पास टोटल 11 फाइलम थे। 11 फाइलम में पहली बार रेस्पिरेटरी ऑर्गन बना आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में जब रेस्पिरेटरी ऑर्गन बन गया तो उसके बाद सभी में रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाने लगा। हमने ये भी देखा कि उसके पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं था। अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं था तो एनिमल्स कैसे सांस लेते थे? आंसर आएगा जनरल बॉडी सरफेस से गैसेस का एक्सचेंज होने से, यानी O2 और CO2 जनरल बॉडी सरफेस से एक्सचेंज हो जाती थी और वहां जो मैकेनिज्म या प्रोसेस काम करती थी उसका नाम है क्या? सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन, राइट। प्रोसेस का नाम है सिंपल डिफ्यूजन। बढ़े आगे, अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने देखा कि किस फाइलम में रेस्पिरेटरी ऑर्गन बना और किस फाइलम में नहीं बना। जिनमें बना उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन जिनमें नहीं बना उनमें क्या क्या जुगाड़ किया गया? उनमें जुगाड़ ये किया गया कि बाहर से O2 अंदर और अंदर की CO2 बाहर। कहां से जाती थी? जनरल बॉडी सरफेस। इसी को इंटायर बॉडी सरफेस भी बोल सकते हैं। जनरल बॉडी सरफेस को और क्या बोलते हैं? इंटायर बॉडी सरफेस, राइट। इतनी बातें क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। सर आर्थ्रोपोडा में क्या हुआ होगा? पहला रेस्पिरेटरी ऑर्गन बना, कोई नाम होगा। रेस्पिरेटरी ऑर्गन का कोई ना कोई नाम होता है। उसका नाम था क्या? उसका नाम था ट्रैकियल ट्यूब। क्या नाम था? ट्रैकियल ट्यूब। चलिए, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में कौन आता है? इंसेक्ट्स। आर्थ्रोपोडा में कौन आता है? इंसेक्ट्स। और आर्थ्रोपोडा में बना बाइट्रैकियल ट्यूब्स। क्या बोला मैंने? बाइट्रैकियल ट्यूब्स। अब आइए मोलस्का में।
मोलस्का वगैरह में या एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में, मोलस्का और एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में। देखो ये नॉर्मल आर्थ्रोपोड्स थे जिसमें इंसेक्ट बोला गया जिसको, और मोलस्क या एक्वेटिक आर्थ्रोपोड। रुक जाइएगा, 1 मिनट रुकिएगा, इससे पहले एक बात और बता दें, रुक जाइएगा। आपके एनसीईआरटी में पता है एनीलिडा भी दिया हुआ है, रुक जाइएगा। एनीलिडा में कौन आता है? एनीलिडा में आता है केचुआ, है आता है नहीं आता है? उसकी बॉडी कैसे होती है? सेगमेंटेड होती है कि नहीं होती? उसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है और ये 3 सेगमेंट ये फ्यूज हो जाते हैं, यहां एनस, इधर माउथ, ठीक है। ये आता है इसमें अर्थवर्म, अर्थवर्म हिंदी में बोलते केचुआ, ठीक है। इनमें क्या होता है? इनमें शरीर में होती है क्या? क्यूटिकल। तो यहां पर कैसे होता है? यहां पर स्किन द्वारा, और वो भी पता है इसकी क्यूटिकल होती है मॉइस्ट, इसमें मॉइस्चर होता है बहुत ज्यादा गीली होती है त्वचा। आपने देखा होगा ना कि बहुत गीला होता है, इसकी त्वचा बड़ी गीली होती है। यहां लिख देते हैं ये मॉइस्चर है, त्वचा पे मॉइस्चर है, इसकी स्किन क्यूटिकल की बनी होती है और इसकी त्वचा मॉइस्ट होती है, मॉइस्चर होता है उस पर, मॉइस्चर यानी वाटर, वाटर वेपर, है ना। अच्छा अब देखिए, इसी से हो जाता है गैसेस एक्सचेंज, O2 अंदर, CO2 बाहर, O2 अंदर, CO2 बाहर। इस तरह के रेस्पिरेशन को बोलते हैं हम लोग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अगर त्वचा द्वारा सांस लिया जाए तो बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। बताइए, यहां पर मॉइस्ट स्किन द्वारा सांस लिया जा रहा है, इसलिए बोला जा रहा है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। यहां मॉइस्ट स्किन द्वारा गैसेस एक्सचेंज होता है, हो रहा है ना। यहां मॉइस्ट स्किन द्वारा गैसेस एक्सचेंज होता है, यहां मॉइस्ट स्किन द्वारा गैसेस एक्सचेंज होता है, जिसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। देखो कहीं भी त्वचा द्वारा सांस लेने की बात हो तो उसे क्या बोलेंगे? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, तो उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। चूंकि यहां त्वचा द्वारा सांस लिया जा रहा है इसलिए उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। तो एनीलिडा भी क्लियर हो गया। अब आते हैं आर्थ्रोपोडा, एनीलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा में भी 2 आर्थ्रोपोड्स होते हैं, एक होता है टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल का मतलब समझते हो आप? स्थलीय, जो जमीन पर रहते हैं, स्थलीय वाले। और एक आता है एक्वेटिक, एक्वेटिक। तो एक्वेटिक जो होता है ना, इसको बोलते हैं जल वाले, जो पानी में रहते हैं, जलीय वाले। तो देखो इनमें आते हैं इंसेक्ट, इनमें आते हैं इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स में होता है पाई ट्रैकियल ट्यूब। अभी बता रहे थे ना, इंसेक्ट में होता है ट्रैकियल ट्यूब्स द्वारा, बाई ट्रैकियल ट्यूब्स। तो ये क्वेश्चन बनेगा। यहां पे आते हैं, जब हम एक्वेटिक आर्थ्रोपोड की बात करते हैं तो यहां होगा बाई गिल्स, गिल्स सुना होगा आपने, तो बाई गिल्स, बाई गिल्स। गिल्स को बोला जाता है स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर स्ट्रक्चर, गिल्स को बोला जाता है स्पेशलाइज्ड, और वेस्कुलर मतलब समझते हो आप? ब्लड वेसल बहुत ज्यादा होती हैं, स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर स्ट्रक्चर। गिल्स इज नथिंग, गिल्स एक ऐसा भाग है जो स्पेशल होता है, और वहां पर बहुत सारी ब्लड वेसल उसको चारों तरफ से घेरे रहती हैं। बहुत सारी ब्लड वेसल यदि किसी गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर को घेर लें तो उसी को गिल्स कहते हैं। वेस्कुलराइज का क्या मतलब है? जहां ब्लड वेसल ज्यादा हो कि कम हो? ज्यादा हो। वेस्कुलराइज का मतलब होता है जहां ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा हो,
ब्लड वेसल समझते हो, रक्तवाहिनी, ब्लड वेसल्स यानी रक्तवाहिनी ज्यादा हो, यानी जिसमें खून बह रहा हो। स्पेशलाइज वेस्कुलर स्ट्रक्चर जिसमें रक्तवाहिनी ज्यादा हो। ब्लड वेसल रिच, जहां ब्लड वेसल बहुत ज्यादा हो उसे बोलते हैं स्पेशलाइज वेस्कुलाइज स्ट्रक्चर। तो हम लोग कहां पहुंच गए? हम लोग ने पहले सारे ग्रुप में देखा, हमने पोरीफेरा में देखा। अच्छा एक बात और क्लियर कर लेना, एनसीईआरटी ने पोरीफेरा वर्ड यूज ही नहीं किया है। सर एनसीईआरटी ने पोरीफेरा यूज नहीं किया, बिल्कुल अभी दिखाएंगे। तो उसने क्या यूज किया, एक काम करना ब्रैकेट में लिख लेना, उन्होंने पोरीफेरेंस को स्पंज कहा है। पोरीफेरेंस को क्या कहा है? स्पंजेस, ठीक है ना। बाकी प्लेटी एलमेंथिस को उन्होंने फ्लैटफॉर्म कहा है, फ्लैटफॉर्म। तो यहां पे ये भी दो नोट कर लीजिएगा लाइन, पोरीफेरा को स्पंजेस और प्लेटी को फ्लैटफॉर्म। पोरीफेरा को स्पंजेस और प्लेटी को फ्लैटफॉर्म। तो बताइए अर्थवर्म में या एनीलिडा में कैसे सांस लेते हैं? अभी भी जनरल बॉडी सरफेस से ले रहे हैं, लेकिन जनरल बॉडी सरफेस को क्या बोल दिया? त्वचा या स्किन। कैसी त्वचा है? गीली की गीली है या सूखी हुई है? ड्राई या वेट? वेट। और वहां से गैसेस का एक्सचेंज होते हुए आप देख पा रहे हो। तो मैंने लिख दिया यहाँ मॉइस्ट स्किन द्वारा गैसेस एक्सचेंज होता है जिसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। आर्थ्रोपोडा दो टाइप के होते हैं, कुछ तो पानी में रहते हैं और कुछ रहते हैं जमीन पे। ज्यादातर जमीन पे पाए जाते हैं। आपको पता मच्छर कहाँ? जमीन पे। मक्खियां कहाँ? जमीन पे। ज्यादातर कीड़े मकोड़े कहाँ पाए जाते हैं? जमीन पे। तो जमीन वालों में ट्रैकियल ट्यूब्स होती है और पानी वालों में गिल्स होता है। और एनसीईआरटी ने गिल्स को क्या बोला है? नॉर्मल स्ट्रक्चर की स्पेशल स्ट्रक्चर, स्पेशल। और वो भी ब्लड वेसल रिच की ब्लड वेसल डेफिशिएट। ब्लड वेसल रिच, ब्लड वेसल रिच होते हैं और इसीलिए इसके लिए एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया है स्पेशल वेस्कुलर स्ट्रक्चर। फिनिश्ड। स्पेशल वेस्कुलर स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? बढ़े आगे। पोरीफेरा से लेके एनीलिडा तक जनरल बॉडी सरफेस बाय सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन एनसीईआरटी ने एनीलिडा के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज कर दिया। उन्होंने बोला जब त्वचा द्वारा होगा, जब त्वचा द्वारा होगा तब इसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलेंगे। सही है ना। फिर आर्थ्रोपोडा में भी दो केस दे दिए एनसीईआरटी ने। आर्थ्रोपोडा में टेरेस्ट्रियल का केस यानी इंसेक्ट का केस ट्रैकियल ट्यूब द्वारा होगा और एक्वेटिक वालों में गिल्स होगा। ठीक है, एक्वेटिक वालों में गिल्स होगा और गिल्स होता है स्पेशल वेस्कुलर स्ट्रक्चर यानी ब्लड वेसल रिच। रक्तवाहिनियां बहुत ज्यादा होती हैं, खून का संचार बहुत ज्यादा होता है। समझ रहे हैं? अब आगे बढ़ते हैं। अब मोलस्का में आते हैं। मोलस्का भी पता है कहां रहते हैं? मोलस्का में कौन आता है? सीपी, सीपिया, जिसमें मोती निकाली जाती है। और क्या होता है? और जिसको बोलते हैं एप्पल स्नेल, घोगा, घेगा, घोगा क्या बोलते हैं? घोगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं जिनके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है, वो सारे आते हैं इसके अंदर, है ना।
जो शंख वगैरह होता है ना, शंख वगैरह, कौड़ियां वगैरह होती है ना, सब इसी तरह के, इसी को बिलोंग करती है। तो मोलस्का भी पानी में रहते हैं। अब बताओ पानी वालों में क्या होगा? बाई गिल्स, इसमें भी गिल्स द्वारा होगा, इसमें भी गिल्स द्वारा होगा। मोलस्का भी पानी में रहता है, इसमें भी गिल्स द्वारा होगा। ठीक है, अब आते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स पे, यानी लैंड वालों में। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में होता है बाई स्पेशल वेस्कुलराइज बैग, स्पेशल वेस्कुलराइज बैग। अच्छा, इस पे अभी तक मैं बोल रहा था स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर, जरा देखिए पीछे जाके क्या लिखा हुआ है, स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर। अगर एनसीईआरटी ने स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर बोला है तो आप बोलना गिल्स, आप बोलना गिल्स। और जब बैग बोल देगा तो आप उसको बोलना लंग्स। क्या बोल देंगे? बैग, क्योंकि लंग्स तो थैले नुमा होता है ना, तो लंग्स बोल दिया गया है। लंग्स यानी फेफड़े, लंग्स यानी फेफड़े। तो स्पेशल वेस्कुलराइज बैग द्वारा होता है, यानी फेफड़ों द्वारा होगा। ठीक है ना, फेफड़ों द्वारा होगा, इसमें याद रखिएगा। अब आते हैं, इसमें भी देखो आते हैं मछलियों पे, फिशेस में, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। फिशेस में, अच्छा इसमें कौन कौन आ जाएगा, रुकिएगा जरा। टेरेस्ट्रियल एनिमल में कौन कौन आता है? एग्जाम्पल है इसका रेप्टाइल। कौन आता है? रेप्टाइल, सुना है? सरीसृप, इसमें आते हैं छिपकली, और आता है कछुआ, और आता है सांप, और आता है बहुत सारे ऐसे जिनके ऊपर कवच होता है। ठीक है ना, स्केल्स पाई जाती हैं, तो रेप्टाइल्स आते हैं, रेप्टाइल सरीसृप इनमें होगा। और इनमें इनमें कौन आएगा? इनमें आएगा रेप्टाइल के बाद क्या बना पता है? मैमल्स, हम लोग स्तनधारी, मैमल्स यानी स्तनधारी। और एक और ग्रुप आता है बर्ड्स यानी एप्स, एप्स यानी बर्ड्स, बर्ड्स यानी पक्षी। ये सब लैंड वाले एनिमल हैं, इन सब में फेफड़े होंगे, इन सब में क्या होंगे? फेफड़े। अच्छा सर, इसके पहले क्या आता है? इसके पहले आती थी एम्फीबिया और फिश। अच्छा देखो, फिशेस में कैसा होता है और एम्फीबियंस में कैसा होता है? एम्फीबियंस में भी एनसीईआरटी ने फ्रॉग पूछा है। अच्छा बताओ, फिश कहाँ रहती है? पानी में, तो किससे होना चाहिए? बाई गिल्स। अच्छा, और फ्रॉग में पता है 3 तरह से होता है, एक होता है गिल्स, एक होता है मॉइस्ट स्किन, और एक होता है लंग्स द्वारा। तो जब गिल्स द्वारा होगा तब इसको बोलिएगा ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। अगर गिल्स द्वारा हो तो क्या बोलेंगे? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। अगर मॉइस्ट स्किन द्वारा हो, याद करो, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और अगर लंग्स द्वारा हो तो सुन लीजिए, पल्मोनरी। लंग्स के लिए कल कौन सा वर्ड यूज किया था? तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन। बताइए, फ्रॉग में कितने तरह का रेस्पिरेशन होता है? फ्रॉग में कितने तरीके का रेस्पिरेशन होता है? सर 3 टाइप का, राइट। फ्रॉग में तीनों टाइप का रेस्पिरेशन होता है, फ्रॉग में तीनों टाइप का रेस्पिरेशन होता है। तो लैंड वालों में किससे? लंग्स द्वारा। पानी वालों में कैसे? गिल्स द्वारा। एनसीईआरटी ने स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर स्ट्रक्चर को क्या बोला है? स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर स्ट्रक्चर को क्या बोला है? क्लियर। और जबकि स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज्ड बैग किसे बोला है? लंग्स। स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज्ड बैग इज लंग, और स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर इज गिल्स। स्पेशल वेस्कुलर स्ट्रक्चर इज गिल्स, और स्पेशल वेस्कुलर बैग इज लंग्स।
कौन सा ऐसा एनिमल है जिसमें तीनों टाइप का रेस्पिरेशन होता है? हाँ, तो कौन सा ऐसा है जिसमें तीनों टाइप का होता है? फ्रॉग। अगर गिल्स द्वारा हो तो ब्रैंकियल, अगर वाइट स्किन द्वारा हो तो क्यूटेनियस, और अगर लंग्स द्वारा हो तो पल्मोनरी। क्लियर है? बढ़े आगे। गिल्स के लिए वर्ड आता है ब्रैंकियल, स्किन के लिए वर्ड आता है क्यूटेनियस, और लंग्स के लिए वर्ड आता है पल्मोनरी। इतनी बातें क्लियर हो गई आप लोगों को? एक बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूं, थोड़ा नाम अजीब अजीब है ना इसलिए। चले पीछे, बैक चले। देखिए ध्यान दीजिए, मैंने आते आते बताया कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं जिनसे सांस लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी एनिमल में रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है तो वो सांस नहीं लेगा। सांस लेना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि कल बताया था सांस लेने से एनर्जी मिलती है, और बिना एनर्जी के कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता। तो बात चल रही है यहाँ पर किसी भी एनिमल की, अभी प्लांट की बात नहीं चल रही है, अभी बात चल रही है एनिमल की। तो एनिमल किंगडम में कितने फाइलम है? 11। एनिमल किंगडम में कितने फाइलम है? और मैं इनकी ट्रिक बाद में बताऊंगा याद करने की जब एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगा। फिलहाल पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकोडिटा और कॉर्डेटा, ये 11 फाइलम है। किस फाइलम में पहली बार रेस्पिरेटरी ऑर्गन बना? ऑब्वियस सी बात है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन अगर यहां बना है तो उसके पहले नहीं था। नहीं था तो मैंने क्रॉस 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 लगा दिया है। अब सवाल ये उठता है, इसके बाद बन चुका है। अब एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि जिनमें नहीं था, क्या वो सांस नहीं लेते थे? लेते थे सर। वो कैसे लेते थे? इंटायर बॉडी सरफेस या जनरल बॉडी सरफेस से गैसेस एक्सचेंज कर लेते थे। पूरी बॉडी की त्वचा से क्या कर लेते थे? गैसेस एक्सचेंज। यहां पर स्किन वर्ड यूज नहीं करेंगे, बॉडी सरफेस वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि स्किन अभी तक बनी नहीं है। स्किन पहली बार बनी कहां पे? एनीलिडा में। एनीलिडा में। तो बताओ ये सांस कैसे लेते थे? जनरल बॉडी सरफेस पर गैसेस एक्सचेंज होने के कारण ये इनमें रेस्पिरेशन होता था। मेथड कौन सा काम करता था? सिंपल डिफ्यूजन। व्हाट डज मीन द सिंपल डिफ्यूजन? कोई भी चीज अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ चली आएगी। बताओ O2 एनवायरमेंट में ज्यादा थी, अंदर प्रवेश कर गई। CO2 शरीर में ज्यादा था, बाहर चला गया। हो गया सिंपल डिफ्यूजन। फिर हमने आपको बताया एनीलिडा में स्किन बन गई, तो जब स्किन बन जाती है तो कैसा रेस्पिरेशन होता है? क्यूटेनियस। अगर स्किन द्वारा हो तो क्यूटेनियस। चलो, आर्थ्रोपोडा दो प्रकार के होते हैं, लैंड वाले और पानी वाले। लैंड वालों में इंसेक्ट आएगा, इंसेक्ट में ट्रैकियल ट्यूब होती है, ठीक है, जबकि एक्वेटिक वालों में गिल्स होता है। गिल्स को एनसीईआरटी ने क्या बोला है? स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज्ड बैग या स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। समझ में आई? बैग बोल देंगे तो लंग्स। अच्छा, लंग्स ना दिया हो तो एल्विलाई। लंग्स ना दिया हो तो एल्विलाई। समझ आई बात? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सर मोलस्का पानी में होते हैं, पानी में फिर वही बात, कैसे? गिल्स के द्वारा। फिर उसके बाद हम लोग आगे टेरेस्ट्रियल में। टेरेस्ट्रियल में स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज्ड बैग, जिसे मैंने कहा लंग्स, और इनमें 3 एनिमल आएंगे, रेप्टाइल यानी सरीसृप, हम लोग यानी स्तनधारी, और फिर एप्स यानी बर्ड। बर्ड को हिंदी में पक्षी कहते हैं। फिशेस जो होते हैं पानी में रहते हैं, ठीक है ना, और उनमें क्या पाया जाएगा? उनमें तो गिल्स ही होगा। बचपन में एक कहानी सुनाई जाती थी, कहानी या कुछ भी कहो, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी। तो भाई जब पानी में है तो ऑब्वियस सी बात है क्या? गिल्स।
पानी में है तो क्या, गिल्स है, ऑब्वियस सी बात है ना। एम्फीबियंस जो है वो भी पानी में पाए जाते हैं और लैंड पे भी पाए जाते हैं। अगर पानी में है गारंटी है गिल्स द्वारा होगा, लैंड पर है कैसे, लग्स द्वारा होगा। और इनकी त्वचा गीली होती है, और जहां त्वचा गीली हो वहां क्या हो जाएगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस, क्या हमारी त्वचा गीली है तो हम घंटा रेस्पिरेशन नहीं करेंगे, कौन सा वाला, क्यूटेनियस। हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन नहीं करेंगे, हम कौन सा करेंगे, हम पल्मोनरी करेंगे। हमारी स्किन मॉइस्ट नहीं है, ड्राई है, और सबसे बड़ी बात पतली है, पतली नहीं मोटी है, सबसे बड़ी बात लेस वेस्कुलराइज है, इनकी वेस्कुलराइज है। वो फ्रॉग हम पर्टिकुलर पढ़ाएंगे ना आपको, तब आपको बताएंगे। फ्रॉग पर्टिकुलर सिलेबस में है कि नहीं है, तो फ्रॉग पढ़ाएंगे तब फ्रॉग पे और डिटेल में जाएंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अच्छा एक बात क्या क्या सीखे आप, एक बात सीख गए कि रेस्पिरेटरी द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, क्या बोला मैंने, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने की क्रियाविधि। सांस लेने की क्रियाविधि दो चीजों पर निर्भर कर रही है, एक तो हैबिटेट पर, पानी में है या जमीन पे, बोलो। एक तो हैबिटेट पर डिपेंड कर रही है, आवास पर, और दूसरी डिपेंड कर रही है एनिमल के बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन पर। किस पर डिपेंड कर रही है, मतलब एनिमल सिंपल है तो अलग, कॉम्प्लेक्स है तो अलग, बोलो। यानी क्या सीखे हम लोग ने सीखा, नोट करके लिखा रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस पे क्वेश्चन 3 से 4 बार आया हुआ है। क्या लिखना है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन डिपेंड्स अपॉन, एक कितने फैक्टर पर डिपेंड करता है सर, 2 फैक्टर पर। एक कौन सा, हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब होता है आवास, जहां वो रह रहा है। और मैं आपको याद दिला दूं, पानी में रह रहा है कि लैंड पर रह रहा है, बोलो क्लियर है, इस पर डिपेंड करेगा। दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करेगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स। तो 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक तो हैबिटेट और दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बल्कि यहां पे लिख लो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करेगा। अब आइए देखिए एनसीईआरटी कितनी कवर हुई है और एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। मुद्दा ये नहीं है कि एनसीईआरटी कितनी कवर हुई है, मुद्दा ये है कि एनसीईआरटी पढ़ के एक बार कॉन्फिडेंस आएगा और हमारा रिवीजन हो जाएगा, राइट। तो बताइए मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एक तो एनिमल रह कहां रहा है, उसके हैबिटेट पर, पानी में कि जमीन पर, पानी में होगा तो गिल्स, जमीन पर होगा तो लंग्स, बोलिए क्लियर है। और दूसरा लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पर, बॉडी सिंपल लेवल की है कि कॉम्प्लेक्स, एनसीईआरटी। रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, टॉपिक आपके सामने है। क्या लिखा हुआ है, पहली लाइन वही है जो बात मैंने आखिरी में बताई, वो इन्होंने पहले लिख दी। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी वेरी अमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल, मतलब वो कह रहा है बदलता रहता है, बदलता रहता है। मेनली किस पर डिपेंड करेगा, मेनली डिपेंड अपॉन, डिपेंडिंग मेनली ऑन, नंबर 1, नंबर 2 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने पूरा बोला है, मैंने बोला लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, किसकी ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही है, बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही है। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स, पानी में रह रहा है कि जमीन पे। अच्छा लोअर इनवर्टिब्रेट जैसे स्पॉन्जेस में, पोरीफेरा को क्या बोलते हैं, हाँ
फिर सीलेंट डेटा तो दिया ही हुआ है। फ्लैटवर्म किसको बोलते हैं? प्लेटी और एसेक्ट्रा में क्या क्या आ जाएगा? प्लेटी के बाद एसके के बाद एनीलिडा, इन सभी में एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का किस विधि द्वारा? सिंपल डिफ्यूजन बाय इंटायर बॉडी सरफेस। मैंने बोला था जनरल बॉडी सरफेस को इंटायर बॉडी सरफेस भी बोल सकते हो। बोलो क्लियर है? बिल्कुल एक एक लाइन क्लियर है। अच्छा, अर्थवर्म यानी एनीलिडा की बात करते हैं। इसमें मॉइस्ट क्यूटिकल पाई जाती थी, लिखा था मैंने, और इसीलिए इसके लिए मैंने नाम दिया था क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इन्होंने नहीं दिया, मैंने दिया क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इंसेक्ट यानी कि लैंड वाले आर्थ्रोपोड में कैसे होता था? ट्रैकियल ट्यूब्स द्वारा, ठीक है ना? अच्छा, स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर को क्या बोला था? गिल्स। और गिल्स कहां पे यूज होता है? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और मोलस्क। जबकि वेस्कुलराइज बैग किसको बोल दिया? लंग्स को। देखो एनसीईआरटी की बातों को पकड़ पा रहे हो? एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। वेस्कुलराइज बैग को बोला गया है लंग्स, और ये कौन यूज करेगा? टेरेस्ट्रियल यानी लैंड वाले, और वो इसी के द्वारा क्या कर लेंगे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बोलो क्लियर है? अब आते हैं वर्टिब्रेट में। वर्टिब्रेट में फिश आती है, बिल्कुल सही बात है, पानी में रहती है, गिल्स द्वारा करेगी। रेप्टाइल में, बर्ड्स में और मैमल में, हम सब लैंड पे रहते हैं, कैसे करेंगे? लंग्स द्वारा। एम्फीबियंस पर्टिकुलर क्या बोला है? फ्रॉग। फ्रॉग कैसे रेस्पायर करेगा? मॉइस्ट स्किन यानी क्यूटेनियस कह रहा है। और मैमल कैसे करेंगे? मैमल में तो सबसे विकसित होता है, कंफर्म है ना? मैमल लंग्स द्वारा करेंगे। अच्छा, इसमें देखो एक बात एनसीईआरटी ने छुपी हुई लिखी है, एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू द मॉइस्ट स्किन आल्सो। मतलब ये भी एक तरीका है स्किन द्वारा, यानी ये गिल्स द्वारा भी सांस ले सकते हैं, लंग्स द्वारा भी सांस ले सकते हैं, और किसके द्वारा सांस लेंगे? और मॉइस्ट स्किन द्वारा भी सांस ले सकते हैं। सबसे ज्यादा विकसित रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसमें होगा? जो सबसे लास्ट में बना है। सबसे लास्ट में कौन बना? मैमल बना, ठीक है ना? और मैमल में भी सबसे ज्यादा विकसित किसमें होगा? हम इंसानों में। लिख देता हूं, सबसे ज्यादा डेवलप्ड, ये नोट के बाहर है, नोट के बाद एक लाइन छोड़ देना। सबसे ज्यादा डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन मैमल्स में होता है। अच्छा, मैमल्स ना दिया हो तो उससे भी ज्यादा विकसित किसमें होता है? मैमल्स स्पेशली किसमें? ह्यूमंस में, मनुष्य में। मैमल में भी, मनुष्य में। हम लोगों से ज्यादा विकसित कोई नहीं है पृथ्वी पर। बताइए, हम लोग से ज्यादा कोई इवॉल्व हुआ है? हम लोगों से ज्यादा कोई इवॉल्व नहीं हुआ। वी आर द मोस्ट सुपीरियर एनिमल ऑफ द अर्थ। हम लोग भी एनिमल हैं, नहीं एनिमल? अब आते हैं ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब मनुष्य का श्वसन तंत्र। हेडिंग डालिएगा। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी मनुष्य का श्वसन तंत्र।
ये ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेटरी सिस्टम का फिगर है। इसमें क्या क्या है, इसमें आप देख पा रहे हो, ये है, ये लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वर यंत्र, यहीं से आवाज आती है। ये होता है एपिग्लॉटिस, दिस इज एपिग्लॉटिस, दिस इज एपिग्लॉटिस। क्यों हो गया भाई, इतनी खुशी क्यों चेहरे पे, कोई दिक्कत हो गई क्या? तो एपिग्लॉटिस, फिर लैरिंग्स, एपिग्लॉटिस के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ये स्ट्रेट ट्यूब है, इसका नाम है ट्रैकिया, इसका नाम है ट्रैकिया, यानी श्वास नली, यानी श्वास नली। ये है आपका लंग्स यानी फेफड़ा, ये ग्रीन कलर का है डायाफ्राम, ये जो चीज है इसका नाम है ब्रोंकाई। ट्रैकिया के बाद होता है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद होता है ब्रोंक्यूल्स, और ये जो एंड है ना, ये देखो, ये है एल्विलाई, कल बताया था ना, एल्विलाई को एयर सैक भी कहते हैं, एल्विलाई को एयर सैक भी कहते हैं, वायु कोष्ठक, वायु कोष्ठ, वायु कोष्ठ। इस तरीके से उधर भी होता है, लेकिन मैंने एक तरफ बनाया है। क्या कह रहे हैं? ट्यूब, वो अभी बताएंगे। कितनी बातें क्लियर, नोट करिए। एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्विलाई, फिर एल्विलाई। और हमारे फेफड़े पसलियों से घिरे रहते हैं, तो एनसीईआरटी ने इस तरीके से पसलियां भी दिखाई हुई हैं। ये रिफ्स है, रिफ्स, एनसीईआरटी लिखा कट ऑफ रिफ्स, यानी क्या, पसलियों के कट, पसलियां इधर भी होती है उधर भी होती हैं, लेकिन मैं एक तरफ दिखा रहा हूं, दोनों तरफ होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपका जो फेफड़ा होता है उसके चारों तरफ दो मेम्ब्रेन होती है, एक तो चिपकी हुई है, देखो इधर, पूरे चारों तरफ होती है, हम केवल जरा सा बना रहे हैं, और दूसरी ये थोड़ी दूर पे होती है, और इसमें एक लिक्विड भरा होता है, इसमें भी एक लिक्विड भरा होता है। ये इनको बोलते हैं प्लूरल लेयर। कौन सी लेयर? दो प्लूरल लेयर हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन, इनको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। अभी मैं डिटेल में थ्योरी में दिखाऊंगा। और इनके अंदर भरा हुआ एक लिक्विड, आप देख पा रहे हो अंदर ग्रीन कलर का एक लिक्विड भरा हुआ है, दिस इज प्लूरल फ्लूइड, दिस इज प्लूरल फ्लूइड, दिस इज प्लूरल फ्लूइड, ये है प्लूरल फ्लूइड। तो सबसे ऊपर है एपिग्लॉटिस, उसके बाद है लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद है आपका ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद है क्या, ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या है, एल्विलाई, एल्विलाई इज ऑल्सो नोन एज एयर सैक, एल्विलाई इज ऑल्सो नोन एज एयर सैक। हाँ, गैसेस एक्सचेंज एल्विलाई में ही होता है, कल बताया था आपको। प्लूरल मेम्ब्रेन कितनी होती है जरा बताओ? सर दो होती है,
और दोनों के बीच में एक तरल पदार्थ भरा होता है, तरल पदार्थ का नाम प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड, फ्लूइड मतलब तरल। और इसके ऊपर आपको पता है स्किन मड़ी होती है। इसके ऊपर क्या होती है? स्किन होती है ना। हमारे रिब्स के ऊपर क्या है? स्किन है ना। ये हाँ, एक बात और आपको बनानी है। क्या बनानी है? ये जो आपकी ये लाइनिंग है ना, ये ऐसे गोल गोल रिंग है। ये रिंग आपका यहां तक रहेगा, यहां तक। ये पूरा ऐसे बनाते जाना, यहां तक, यहां तक बनाना। ये जो रिंग है ब्रोंक्यूल्स तक रहेगा। रिंग कैसे बना रहे थे? रिंग ऐसे बना रहे थे, ऐसे, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे। समझ रहे हो? और इन्हीं के अंदर यहां देखो हल्का सा लंग्स दबाया हुआ है मैंने, इधर का लंग्स दबा हुआ है, क्योंकि पता है यहां क्या होता है? यहां होता है हार्ट, यहां होता है हार्ट। यहां होता है दिल। और इस गैप को पता है क्या बोलते हैं? मीडियास्टिनल स्पेस। मीडियास्टिनल स्पेस, यही प्रेजेंट होता है क्या? हार्ट। यहीं पे हार्ट प्रेजेंट है, दिख रहा है साहब। तो हार्ट कहां प्रेजेंट होता है? मीडियास्टिनल स्पेस। हार्ट कहां प्रेजेंट होता है? मीडियास्टिनल स्पेस। दोनों लंग्स के बीच के गैप को क्या बोलते हैं? मीडियास्टिनल स्पेस। दोनों लंग्स के बीच को क्या बोलते हैं? मीडियास्टिनल स्पेस। वहीं पे हार्ट प्रेजेंट होता है और लेफ्ट लंग की तरफ दबा रहता है। देखो लेफ्ट की तरफ दबा है, हार्ट इधर है ना, तो ऐसे लेफ्ट लंग की तरफ दबा हुआ है। और तिरछा होता है हार्ट, ऐसे सीधा नहीं होता है, हल्का झुका हुआ रहता है, टिल्टेड। टिल्टेड, झुका है, जानबूझ के बनाया मैंने झुका। ये नहीं कि मेरा दिल ही टेढ़ा है, दिल सीधा है। इज दैट क्लियर? तो अब आगे बढ़ते हैं। तो स्किन द्वारा कवर्ड है, ये देखो इधर स्किन है, इसके नीचे पसलियां हैं, पसलियों के नीचे क्या है? फेफड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं। हो गया सभी का? फिनिश्ड? देखो रेस्पिरेटरी पाथवे क्या है? हेडिंग है रेस्पिरेटरी पाथवे।
रेस्पिरेटरी पाथवे क्या है, यानी श्वसन मार्ग क्या है, श्वसन मार्ग, रेस्पिरेटरी पाथवे क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये जो होल है इनको बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ये हवा का सोर्स है, लाने और ले जाने का। तो सबसे पहले एयर आएगी कहां पे? एयर आएगी एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। सबसे पहले आएगी एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, इसको बोलते हैं वाय नासिका छिद्र। अच्छा, ये कहां होता है? इट इज अपर टू लिप, अपर लिप के ऊपर है, अपर टू अपर लिप, बोलो सही है? यानी अबव टू अपर लिप, अबव लिख दें, इट इज अबव टू। बताओ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कहां पे है? अपर लिप के ऊपर, यानी अबव द अपर लिप। अच्छा, इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद एक नेजल पैसेज है, ये देखो, ये एक नेजल पैसेज है, यहां से गई, यहां से हवा इस नाक के कैविटी में गई, नाक की कैविटी में गई, उसके बाद होता है नेजल पैसेज, नेजल पैसेज, नासिका मार्ग। चलो यहां गई। अच्छा, आप बताओ अब कहां चली जाएगी? नेजल कैविटी। अब अंदर पीछे कैविटी है, बड़ी सी कैविटी है जहां हवा इकट्ठा होती है, नेजल कैविटी। नेजल पैसेज से कहां चली जाएगी? नेजल कैविटी, नासिका गुहा। हमें तो नासिक की याद आने लगी, नासिका बोलते बोलते है ना। देखो, यानी क्या, पहले एयर आई एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से होते हुए, नेजल पैसेज से होते हुए नेजल कैविटी में आ गई, ठीक है ना। अब नेजल कैविटी से आ जाएगी, पता है कहां पे? नेजल कैविटी से आ जाएगी फेरिंग्स में। फेरिंग्स को बोलते हैं ग्रसनी। और सुनो, यहां सुनो जरा, ये है हमारा नेक, ये हमारा नेक है, और ये हमारा कंधा है। कंधा टेढ़ा हो गया है किताबों के बोझ से। ठीक है, जरा सोचो, यहां पे फेरिंग्स है, इस हिस्से को मैं बोल रहा हूं फेरिंग्स। अब यहां से दो पाइपलाइन आ रही है, एक जा रही है हमारे, ये एक जा रही है टू एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल को जा रही है, और एक पाइप जो है वो अभी जो बनाई थी, एक पाइप ये वाली पाइप है, एक पाइप ये वाली पाइप है, ठीक है, दो पाइपें हैं। तो एक पाइप जो पास हो रही है वो जा रही है कहां पे? एलिमेंट्री कैनाल, और एक जा रही है टू लंग्स, टू लंग्स, लंग्स को जा रही है, टू लंग्स को जा रही है, ठीक है। अब जरा सुनना, नेक से दो पाइपें पास हो रही हैं, और इस हिस्से को फेरिंग्स बोलते हैं, इस हिस्से को क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। रुकना, इस गोले को फेरिंग्स कह रहे हैं, इस गोले को हम क्या कह रहे हैं? फेरिंग्स। दिस इज फेरिंग्स, ये फेरिंग्स है, ठीक है। अब इस फेरिंग्स को हम बोल सकते हैं कॉमन पाथवे, जहां से खाना भी जाएगा, जहां से हवा भी जाएगी, खाना भी जाएगा और हवा भी जाएगी। यहां से क्या जाएगा? यहां से खाना पास हो रहा है, यहां से खाना पास हो रहा है, यहां से क्या पास हो रही है? यहां से एयर पास हो रहा है, यहां से एयर पास हो रहा है, बोलो क्लियर है? तो यहां से पास हो रहा है फूड, और यहां से पास हो रहा है एयर, एयर यानी O2 और CO2, कोई O2 जो है अंदर आ रहा है, CO2 बाहर जा रही है। अच्छा, इसकी ओपनिंग को बोलते हैं, इसकी ओपनिंग को बोलते हैं, पता है क्या? इसकी ओपनिंग को बोलते हैं गलेट, गलेट, और इसकी ओपनिंग को बोलते हैं पता है क्या? ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं?
ग्लॉटिस, ग्लॉटिस, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं आगे की थ्योरी यहां लिख रहा हूं क्योंकि पूरा उसमें नहीं आ पाएगा ना, तो मैं लिखता हूं फेरिंग्स इज द कॉमन पाथवे, फेरिंग्स इज द कॉमन पाथवे, फेरिंग्स इज द कॉमन पाथवे फॉर एयर एंड, या फॉर फूड एंड एयर, फॉर फूड एंड एयर, सही है। फेरिंग्स कॉमन पाथवे है कि नहीं है? देखो इसी जगह से खाना आएगा और इसी जगह से हवा भी आएगी। देखो नाक से जो सांस ले रहे हैं वो भी यहीं पे आ रही है, यहाँ पे अंदर पीछे जो कैविटी है यहाँ पे, लगभग यहाँ पे आ रही है, और खाना जो मुंह से खाते हैं वो भी यहीं आ रहा है, दोनों यहीं से आ रहा है। अब गले से पास हो रहा है, दो ट्यूबें हैं, एक जा रही पेट में एलिमेंट्री कैनाल में और एक जा रही फेफड़ों में, ठीक है ना। तो जिसकी जो पेट में जा रही है उसकी ओपनिंग को गलेट बोलते हैं, गलेट। और जहां तक मुझे लगता है गला वर्ड इसी से आया है, गले में जब खाना निगलते हैं गले में तो गले से पास होता है, इसीलिए वर्ड आया गलेट, ठीक है ना। इधर वर्ड आ गया ग्लॉटिस, ग्लॉटिस, समझ में आई बात? अब देखो जरा, इसीलिए बोल दिया कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। अच्छा अब आगे चलते हैं, यहीं पर गलेट और क्या खुलेगा, ग्लॉटिस। लेकिन एक बात बताओ, खाना तो खाने की नली में जाना चाहिए, अगर खाना इस सांस की नली में चला गया तो पता मर जाएंगे, मर जाएंगे। इसीलिए इसीलिए आपने महसूस किया, इसीलिए महसूस किया यहां पर एक ढक्कन लगा हुआ है और ये ढक्कन इसको ढक लेता है, इसको ढक लेता है, इस कैविटी को ढक लेता है। ये अंदर से पीछे से खुला हुआ है, खोखला है अंदर से, ठीक है ना, ये अंदर से खोखला है, इसको ढक लेता है ऐसे, ये ऐसा है और ये ऐसा है और ऐसे ढक लेता है और ऐसे ढक लेगा। जब खाना निकलेंगे, देखो जब तक खाना नहीं निकल रहे हैं तब तक ये खुला हुआ है, जैसे खाना निकला तुरंत बंद, खाना निकल लिया खुल गया, फिर खाना निकला बंद, फिर खाना निकल लिया खुल गया, फिर खाना निकला बंद, फिर खाना निकल लिया खुल गया। इससे क्या फायदा है? इससे ये फायदा है, खाना गारंटी है कहां जाएगा, सीधे खाने की नली में, खाना कहां प्रवेश नहीं करेगा, है ना, रेस्पिरेटरी पाथवे में प्रवेश नहीं करेगा। इससे हमारी सेफ्टी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो यहां पे लिख देते हैं ग्लॉटिस के ऊपर, ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस पाया जाता है, बोलो सही है। ग्लॉटिस के ऊपर क्या था, एपिग्लॉटिस पाया जाता है। ये देखो अगर शो करें तो ऐसे ऐसे होता है ढक्कन जैसे, ये एपिग्लॉटिस था, ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस पाया जाता है। ग्लॉटिस के ऊपर क्या पाया जाता है, एपिग्लॉटिस पाया जाता है। जो फूड निगलते समय, जो फूड निगलते समय किसको ढक लेता है, ग्लॉटिस को, ग्लॉटिस को ढक लेता है, ग्लॉटिस को कवर कर लेता है, ग्लॉटिस को कवर कर देता है, ताकि ताकि फूड फूड लंग्स में प्रवेश ना कर पाए, फूड लंग्स में एंटर ना कर पाए, लंग्स में एंटर ना कर पाए, और यही हम चाहते भी थे। अच्छा एक क्वेश्चन और आता है यहां पर, क्या क्वेश्चन आता है कि एपिग्लॉटिस किस चीज का बना है, एपिग्लॉटिस इज मेड अप ऑफ थिन थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप, थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप, थिन है, कार्टिलेज का बना हुआ है और फ्लैप जैसा है। फ्लैप समझते हो ना, खुलना बंद होना, खुलना बंद होना, फ्लैप फ्लैप फ्लैप, जो चीज खुल जाए बंद हो जाए उसे बोलते हैं फ्लैप। तो समझ में आई बात? रेस्पिरेटरी पाथवे में पहले एयर, फिर एयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल में गई, फिर वहां से नेजल पैसेज में गई, फिर नेजल कैविटी में गई, नेजल कैविटी से होते हुए फेरिंग्स में आ गई। फेरिंग्स एक ऐसा कॉमन प्लेस है जहां पर गलेट और ग्लॉटिस खुलते हैं, यानी कि खाना भी वहीं से प्रवेश करता है और हवा भी वहीं से प्रवेश करती है, पर अलग अलग ट्यूब में कि सेम ट्यूब में, अलग अलग ट्यूब में, दो अलग अलग ट्यूब में।
दो अलग अलग ट्यूब में प्रवेश करता है। अब फाइनली क्या हो जाएगा, खाना कहां जाने देना है, खाना जाने देना है एलिमेंट्री कैनाल में, कहां नहीं जाने देना है, रेस्पिरेटरी पाथवे में नहीं जाने देना है। इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर काम आया, एपिग्लॉटिस, इसके लिए काम आया एपिग्लॉटिस। एलिमेंट्री कैनाल टू एलिमेंट्री कैनाल। अभी तक पाथवे कहां तक पहुंचा, फेरिंग्स तक। अभी तक पाथवे कहां तक पहुंचा, फेरिंग्स तक। फेरिंग्स को कॉमन पाथवे बोलते हैं कि नहीं बोलते, किसके लिए कॉमन पाथवे है, हवा के लिए कि खाने के लिए कि दोनों के लिए, दोनों के लिए, फूड एज वेल एज एयर। फूड एज वेल एज एयर, हवा और खाने के लिए कॉमन पाथवे है। एपिग्लॉटिस किसके ऊपर पाया जाता है, ग्लॉटिस के। अरे ग्लॉटिस के ऊपर है तभी तो नाम पड़ा एपिग्लॉटिस। एपी मतलब, अरे पढ़ाया था एक बार, एपी मतलब, हाइपो मतलब, हाइपो मतलब, अरे नीचे, एपी मतलब ऊपर, हाइपो मतलब नीचे, एपी मतलब, हाइपो मतलब नीचे। फिनिश्ड। कोई डाउट, अब आगे बढ़ा जाए। फिनिश्ड। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। फेरिंग्स के आगे आता है लैरिंग्स, फेरिंग्स के आगे लैरिंग्स, फेरिंग्स के आगे आ जाता है लैरिंग्स। तो अब आ गया लैरिंग्स। फेरिंग्स ओपन इनटू, फेरिंग्स ओपन इनटू लैरिंग्स। और लैरिंग्स को अभी मैंने बताया था आपको, स्वर यंत्र बोलते हैं, स्वर यंत्र, या फिर इंग्लिश में साउंड बॉक्स। पता है आवाज यहीं से निकलती है। याद करो जब छोटे थे बचपन में तो कसम खाते थे, कहते थे आई स्वेयर, यहां पे हाथ रख के। क्यों खाते थे, अगर गलत कसम खाई तो ब्लॉक हो जाता। मैं बड़ा इंटेलिजेंट था, तो मैं पता है कसम खाता था तो ऊपर नीचे रख के खाता था। तो मेरी सिस्टर कहती थी गधे कहीं के, सही खाओ, तुम मेरी कसम खा रहे हो। तो मैं तो उसकी खाता था तो सही खाता था, बाकी अपने दोस्तों की खाता था ऊपर नीचे रख लेता था, ताकि ब्लॉक भी ना हो और अपना काम भी बन जाए। सही ना, कहते थे आई स्वेयर। तो बाद में वो समझ गए थे, वो बाद में समझ गए थे ये मेरे साथ चीटिंग करता है ना।
तो इसीलिए जब कसम खाते तो बोलते नहीं आई स्वेयर, यानी यहीं से आवाज आती है। देखो बोलते समय यहाँ पे हाथ लगाओ, वाइब्रेशन हो रहा होगा। बोलते समय यहाँ पे हाथ लगाओ, लगाओ हाथ, कसम है आपको आपके लरिंग्स की। लगाया? अब बोलो हाँ सर, वाइब्रेट हुआ, यानी कि ये क्या होता है, यही तो लैरिंग्स है। लैरिंग्स यानी स्वर यंत्र, यानी साउंड बॉक्स। लैरिंग्स जो होता है साउंड प्रोड्यूस करता है, यानी इट इज साउंड प्रोड्यूसिंग बॉक्स, साउंड प्रोड्यूसिंग बॉक्स। और इसी में वोकल कॉर्ड होते हैं, जहां से हम लोग बोलते हैं ना, उसे बोलते हैं वोकल कॉर्ड, स्वर तंतु, वोकल कॉर्ड। आपको पता है ना, जैसे गिटार में स्ट्रिंग्स होती हैं, गिटार में सितार में स्ट्रिंग्स होती हैं, जब हम उसको वाइब्रेट करते हैं तो आवाज आती है। वैसे हमारे गले में भी क्या है, यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग्स है, उनको बोलते हैं वोकल कॉर्ड। जब मैं बोल रहा हूं तो उन स्ट्रिंग में झंझनाहट होती है, झंझनाहट मतलब ऑसिलेशन, ऑसिलेशन होता है तो एक आवाज पैदा होती है, यही आवाज आप सुरीली सुन पा रहे हो, है ना। साउंड प्रोड्यूसिंग बॉक्स, तो साउंड प्रोड्यूसिंग बॉक्स यानी वोकल कॉर्ड यानी स्वर तंतु, जब इनमें वाइब्रेशंस होते हैं, व्हेन वाइब्रेट साउंड इज प्रोड्यूस, व्हेन वाइब्रेट्स साउंड इज प्रोड्यूस, साउंड इज प्रोड्यूस। मेरा वाला कहता है साले इतना झंझनाते हो, एक दिन तुम्हें झंझना देंगे। साउंड इज प्रोड्यूस्ड। तो फेरिंग्स ओपन इनटू द लैरिंग्स यानी साउंड बॉक्स, साउंड प्रोड्यूसिंग बॉक्स होता है, वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं इसमें, इसमें वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जब इनमें वाइब्रेशंस होता है तभी आवाज निकलती है। अच्छा, यहीं से पिच भी डिसाइड होती है। बताओ किसकी पिच ज्यादा होती है, बच्चों की और फीमेल की। बच्चों की और फीमेल की पिच ज्यादा होती है, तभी उनकी आवाज देखो होगा श्रिल होती, श्रिल यानी सुरीली। और जो मेल होते हैं उनकी उनकी पिच कम होती है, इसलिए उनकी आवाज होती है भरभरी, भारी, भर भर आवाज निकलती है ना। एनीवे सिलेबस में नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी क्लियर कर दिया। और यही क्या डिसाइड करती है, डिसाइड द पिच, ये जरूर लिख लो, क्योंकि इसकी पिच की बात आएगी। सर कब आएगी, जब हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन, तब बताएंगे लो पिच साउंड किस में होती है, हाई पिच साउंड किस में होती है। तो डिसाइड द पिच ऑफ साउंड, डिसाइड द पिच ऑफ साउंड, ये साउंड डिसाइड करती, पिच, पिच ऑफ साउंड डिसाइड करती है। फीमेल की पिच कैसी होती है, फीमेल और बच्चियों की पिच कैसी होती है, हाई हाई। और और उसकी कैसे होती है, मेल की। अच्छा, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, कभी कभी ना कभी पढ़ा होगा, साउंड में जरूर पढ़ा होगा एग्जांपल, कि शेर की आवाज, शेर दहाड़ता है बहुत तेज निकलती, क्योंकि उसकी पिच कैसी है, लो। और अच्छा, मक्खी की आवाज कान में भिन्न भिन्न करती रहती है, उसकी आवाज कैसी है, उसकी हाई पिच है। तो बताओ कौन ज्यादा चुभता है, मक्खी वाली, है ना। डिसाइड द पिच ऑफ साउंड, डिसाइड द पिच ऑफ साउंड। आगे चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है यहां से, ये किसका बना होता है, लैरिंग्स इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, लैरिंग्स इज मेड अप ऑफ, लैरिंग्स इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, क्योंकि पता है कार्टिलेज लचीला होता है, ये देखो ये लचीला है, वापस आ गया, लचीला है वापस आ गया, नाक लचीली है वापस आ गई, ऐसे लचीली वापस आ गई, ऐसे किया वापस आ गई, ऐसे किया वापस आ गई, ये लचीली चीजें होती हैं, लेकिन हड्डियां लचीली नहीं होती। तो ये बना होता है कार्टिलेज का, कार्टिलेज यानी उपास्थि, सुना है, उपास्थि सुना है, एक होती है उपास्थि, एक होती है अस्थि, अस्थि तो दुनिया जानती है, जिसका विसर्जन कर दिया जाएगा, है ना। और एक होता है कार्टिलेज, तो ये कार्टिलेज का बना होता है यानी उपास्थि का। कार्टिलेज रबर की तरह लचीला होता है, अपने आप को रीसेप कर लेता है, अपने आप को रीसेप कर लेता है। दो तीन क्वेश्चन यहां से बनेंगे, किसका बना होता है, कार्टिलेज का। क्या पाई जाती है, वोकल कॉर्ड, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। क्या डिसाइड करता है वोकल कॉर्ड, पिच ऑफ साउंड। अब लैरिंग्स कहां खुलेगा, स्ट्रेट ट्यूब में। अब देखो यहां से हम पहुंच पाए यहां पे, अब हम यहां पहुंच पाए हैं, देखो अब ये लैरिंग्स था, अब देखो यहां पहुंच पाए स्ट्रेट ट्यूब, स्ट्रेट ट्यूब का नाम
ट्रैकिया। स्ट्रेट ट्यूब का नाम ट्रैकिया। लैरिंग्स ओपन इनटू ए स्ट्रेट ट्यूब, दैट इज ट्रैकिया, श्वास नाल। लैरिंग्स ओपन होता है किसमें? स्ट्रेट ट्यूब में या फिर ट्रैकिया में। आपको पता है कि ट्रैकिया आगे चल के दो भागों में डिवाइड हो जा रही है। इधर देखते जाओ, देखते जाओ, देखो दो भागों में डिवाइड हो गई। तब इन्हें क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई। ट्रैकिया आगे चलकर मिड थोरैसिक कैविटी में, मिड मतलब ये बिल्कुल ये थोरैसिक कैविटी है, ये सीना है, सीना यानी थोरैसिक कैविटी, यहां तक, यहां जहां तक रिब्स है ना, ये देखो यहां, इसके बाद ढीला हो गया तो ये पेट है, पेट का हिस्सा है, ये थोरैसिक कैविटी है। थोरैसिक कैविटी के मिड में मतलब यहाँ एक गड्ढा है, लगभग गड्ढा के पास, ये गड्ढा जो है ना लगभग उसी के आसपास, वहां पर उसको मिड थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। तो मिड थोरैसिक कैविटी और एट द लेवल ऑफ, ब्रैकेट में, एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री, पहली थोरैसिक वर्टिब्री, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, एट द फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री, एट फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री, यानी पांचवें नंबर वाली थोरैसिक वर्टिब्री से। देखो आगे से बोलोगे तो मिड थोरैसिक कैविटी, पीछे से बोलेंगे तो एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, पांचवी वाली थोरैक्स की क्या, रीढ़ की हड्डी, ठीक है ना। तो आगे से मिड थोरैसिक कैविटी बोल रहा है, पीछे से बोल रहा है फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री। तो आगे चलकर मिड थोरैसिक कैविटी से दो भागों में, दो पतली ट्यूब में डिवाइड हो जाती है, हुई थी, दो पतली ट्यूब में डिवाइड हो जाती है। दो पतली ट्यूब में डिवाइड हो जाती है, जिसे जिसे प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। भाई पहली बार बनी है ना, तो प्राइमरी ब्रोंकाई, अब डिटेल में चल रहा है ना, जिसे प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। बताओ किस जगह से ट्रैकिया ब्रोंकाई में स्प्लिट होता है? मिड थोरैसिक कैविटी। अगर ऑप्शन में गिवन नहीं है तो एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री। हाँ वो अभी आ जाएगी, पीडीएफ भी वीडियो भी, पीडीएफ और वीडियो दोनों शेयर कर देंगे। फिनिश्ड। इसका मतलब लैरिंग्स खुल गया कहां पे? ट्रैकिया में। और ट्रैकिया खुल गया कहां? ट्रैकिया स्प्लिट हो गया किसमें? प्राइमरी ब्रोंकाई में। किस लेवल से स्प्लिट हुआ है? मिड थोरैसिक कैविटी। ना दिया हो तो T5, T5 यानी T मतलब थोरैसिक वर्टिब्री, 5 मतलब 5 नंबर वाली, शॉर्टकट बता रहे हैं। T5 फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री को क्या बोलते हैं? T5। तो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया। प्राइमरी ब्रोंकाई फिर डिवाइड होती है, अब सेकेंडरी, सेकेंडरी फिर डिवाइड होती है टर्सरी। देखो प्राइमरी ब्रोंकाई divides to form
divides to form secondary bronchi and again divides to form कौन सी? टर्सरी ब्रोंकाई। टर्सरी ब्रोंकाई मतलब पतली होती जा रही ट्यूब। अब ये टर्सरी ब्रोंकाई फिर से डिवाइड होता है, डिवाइड टू फॉर्म इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। अब सुनो, इनिशियल ब्रोंक्यूल फिर डिवाइड होगा, तो डिवाइड्स टू फॉर्म मतलब पतला 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 और पतला होता जाएगा। डिवाइड्स टू फॉर्म टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। इनिशियल ब्रोंक्यूल के बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद, ठीक है ना, फिर यहां से होता है एल्वियुलर डक्ट। एल्वियुलर डक्ट में ओपन होगा, एल्वियुलर डक्ट से ओपन इनटू एयर सैक, ओपन इनटू इर्रेगुलर इर्रेगुलर vascularized bag, open into irregular vascularized bag, open into irregular vascularized bag। और पता है irregular vascularized bag को ही क्या बोल दिया? एल्विलाई या फिर एयर सैक। और मैं यहां पे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, नोट करके, लंग्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, लंग्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, लंग्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है? फंक्शनल यूनिट। लंग्स की फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट को एल्विलाई कहते हैं, एल्विलाई कहते हैं। और यहां पे एक और बात इंपॉर्टेंट बताते हैं, एल्विलाई टर्म तीन जगह आता है। टर्म एल्विलाई तीन जगह आएगा, एक जगह तो हट गया है। द कैविटी ऑफ टीथ, टीथ के लिए जो कैविटी होती है ना, टीथ जिस खांचे में धसा रहता है। कभी कभी देखो हमारे बचपन के दांत टूटे थे, दूध वाले दांत टूट गए, है ना, दूध वाले दांत टूटते थे तो क्या होता था, वहां पे गड्ढा हो जाता था, बार बार पता है ना चाहते हुए जीभ वहीं जाती थी। होता था कि नहीं होता था? ये यूजुअल घटना है, सबके साथ होती है। कैविटी की से अच्छा है सॉकेट लिखो, सॉकेट ऑफ टीथ, सॉकेट ऑफ टीथ इन जॉ, जबड़े में होता था ना। दूसरी दूसरी मेमोरी ग्लैंड में पाई जाएगी। मेमोरी ग्लैंड में मिल्क एल्विलाई में ही बनता है। मेमोरी ग्लैंड में 12th की एनसीईआरटी में पढ़ोगे, 12th की एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर में, उसमें एल्विलाई में ही मिल्क बनेगा। फिर आगे देखिए, फिर आपका एक एक तो यहां पे यूज किया गया, एक कहां यूज किया गया? लंग्स में। तो तीन जगह आप यूज करोगे टर्म। टर्म का मतलब होता है नाम, टर्म का मतलब नाम, टर्म का मतलब नाम, नाम, शब्द, नाम। लंग्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का नाम, एक बार रुको रुको, पहले ये क्या आया? ये क्या आया सर? ये ट्रैकिया था। ट्रैकिया यहां जाके कितने भागों में टूटा? प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर ये प्राइमरी फिर टूटा, सेकेंडरी, सेकेंडरी फिर टूटा, टर्सरी, टर्सरी फिर टूटा, इनिशियल ब्रोंक्यूल, इनिशियल ब्रोंक्यूल फिर टूटा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स फिर टूटा, एल्वियुलर डक्ट, एल्वियुलर डक्ट ओपन इनटू एयर सैक या एल्विलाई। और दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। और ये तीन जगह पढ़ने को मिलेगा, एक जगह सिलेबस से हट गया है, कहां पे? सॉकेट ऑफ टीथ इन जॉ, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम हट गया है। लेकिन आज भी दो दो जगह पढ़ने को मिलेगा, एक जगह पढ़ रहे हैं और एक जगह पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे? मेमोरी ग्लैंड में, जब मिल्क बनेगा तो। क्लियर है?
क्लियर है? बढ़े आगे। तो एल्विलाई टर्म 3 जगह इस्तेमाल करेंगे। सॉकेट ऑफ टीथ इन जॉ, और मेमोरी ग्लैंड, और लंग्स। मेमोरी ग्लैंड और लंग्स। क्लियर? हो गया सभी का? बढ़े आगे। अब देखो एक बात और समझ लो, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग कहां कहां पाई जाती थी? ये जो ऐसे बना रहे थे ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये इनकम्प्लीट होती थी, कंप्लीट नहीं होती थी। इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग कहां कहां प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट इन, प्रेजेंट फ्रॉम ट्रैकिया टू, फ्रॉम ट्रैकिया टू इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, फ्रॉम ट्रैकिया टू इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। और इनका काम क्या है? ये एयर ना रहने पर भी, एयर ना रहने पर भी, एयर ना रहने पर भी इन ट्यूब्स को कोलैप्स होने से बचाती है। कोलैप्स मतलब चिपकना, आपस में चिपकना। हाँ, सिकुड़ना, चिपकना या सिकुड़ना, ये लोग सिकुड़ना लिख देते हैं। आपस में सिकुड़ना, सिकुड़ना यानी कोलैप्स होने से बचाती है, कोलैप्स होने से बचाती है, कोलैप्स होने से बचाती है, कोलैप्स होने से बचाती है। यानी कि ट्रैकिया से लेकर के, ट्रैकिया से लेकर के इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक रिंग पाई जाती है और कोलैप्स होने से बचाती है। अच्छा सर, लंग्स तो आपने पढ़ाया ही नहीं। लंग्स कुछ और नहीं है, लंग्स इज द कंपोजिट फॉर्म ऑफ, lungs is the composite form of, lungs is the composite form of, देखो किसका किसका कंपोजिट फॉर्म है? प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ऑब्लिक सेकेंडरी ऑब्लिक टर्सरी ऑब्लिक टर्सरी ब्रोंकाई, ठीक है, प्लस इनिशियल एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, प्लस एल्विलर डक्ट, प्लस एल्विलाई। यानी जब ये चीजें मिल जाती हैं तो बन जाता है फेफड़ा। बताइए लंग्स क्या है? लंग्स कुछ नहीं है, लंग्स है जितनी प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई है, या इनिशियल ब्रोंक्यूल्स है, या टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, इन सबको प्लस एल्विलर, एल्विलर डक्ट, एल्विलर डक्ट, एल्विलर डक्ट प्लस एल्विलाई को जोड़ दो, एल्विलर डक्ट प्लस एल्विलाई को जोड़ दो, तो जो कॉमन चीज आएगी ना वही होगी लंग्स। और लंग्स पता है कवर्ड बाई कितनी कवरिंग? कवर्ड बाई टू कवरिंग, टू कवरिंग, एक आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, और एक इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। देखो ये किसके कांटेक्ट में होगी? ये किसके कांटेक्ट में होगी? ये वाली होगी थोरैसिक कैविटी के कांटेक्ट में,
इन कॉन्टेक्ट ऑफ thoracic chamber, इन कॉन्टेक्ट ऑफ thoracic chamber, ये thoracic chamber के कांटेक्ट में होगी, thoracic chamber। जबकि ये किसके कांटेक्ट में होगी, इन कांटेक्ट ऑफ लंग सरफेस, है ना, इन कांटेक्ट ऑफ लंग सरफेस, इन कांटेक्ट ऑफ लंग सरफेस, लंग सरफेस के कांटेक्ट में होगी, ये लंग सरफेस के कांटेक्ट में होगी। और दोनों के बीच में याद करो क्या भरा होगा, दोनों के बीच में यहां क्या भरा होगा, प्लूरल फ्लूइड, जो फ्रिक्शन से बचाएगा। दोनों के बीच में भरा है प्लूरल फ्लूइड, यहां लिख देते हैं, दिस इज प्लूरल फ्लूइड रिड्यूस फ्रिक्शन। reduce friction, pleural fluid which reduce friction। बाहर वाली थोरेसिक चैम्बर के कांटेक्ट में होगी, अंदर वाली लंग्स के सरफेस के कांटेक्ट में होगी। फिगर बनाया था, दिख भी रहा होगा पहले दोनों के बीच में पहले ही बता दिया था प्लूरल फ्लूइड भरा होगा। प्लूरल फ्लूइड का काम क्या है, ये फ्रिक्शन से बचाता है। जब हम जंप करते हैं तो फेफड़ा ऐसे हिलता है, जब हिलता है तो कहीं कट ना लग जाए, कहीं कट लग गया सांस नहीं ले पाएंगे, मर जाएंगे। सारी ट्यूब्स को मिला लो तो मिला के क्या बोलते हैं, मिला के बोलते हैं हम लोग, बताइए, हाँ लंग्स बोलते हैं, मिला के बोलते हैं लंग्स। क्लियर है, तो ये हो गया अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इसके आगे का करेंगे नेक्स्ट टर्न पे।